एनसीईआरटी का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के मेजर 3 स्टेप्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन और फिर सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन, मोरोवर सिक्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीक्वेंस यही है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा बना रखा है। ये हमने नेफ्रॉन बना रखा है, ये वाला, ये रहा नेफ्रॉन, ये रहा इसका बोमेंस कैप्सूल, फिर ये रहा पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और इसके अराउंड ये इफेरेंट आर्टेरियोल की जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो बन रही है, और ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड वासा रेक्टा आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो किडनी के अंदर, जैसे हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट का कार्डियक आउटपुट है 5000 ml/मिनट। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। ठीक है, वैसे ही इसके लिए भी ब्लड का कैलकुलेशन होना चाहिए। तो किडनी के एक नेफ्रॉन के अंदर 1 मिनट में जितना ब्लड फ्लो होता है, जितना ब्लड फ्लो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, पूरी किडनी के अंदर, है ना, तो वो होगा 1100 से 1200 ml/मिनट। ठीक है, इसे हम जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ना उससे कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो लंग में था, और वो भी वॉल्यूम किसका था, एयर का था, बट ये तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ना, तो कोई रिलेशन नहीं है बीच में दोनों के। बस हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम हमारे लंग में पड़ा हुआ था वो एक टाइप से किडनी में आ गया। ठीक है, तो रीनल ब्लड फ्लो है 1100 से 1200 ml/मिनट। ये आया एफेरेंट आर्टीरियोल में, ये वो ब्लड है जो किडनी के अंदर आ रहा है 1 मिनट में। ठीक है, अब किडनी से, या फिर बोला जाए ब्लड से नेफ्रॉन के अंदर कितना गया, ठीक है, वो हो जाएगा रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्योंकि जो नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है ब्लड वेसल से वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही आ रहा है। ठीक है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा फिल्ट्रेट, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन्स दे रखी है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एपिथीलियम ऑफ वोमेंस कैप्सूल, या फिर बोला जाए पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स के बीच में ये स्लिट्स दे रखे हैं जिनके थ्रू पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो है रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा आ रहा है जिसके अंदर प्रोटीन्स नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अंदर आया वो है प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गई ब्लड की कॉम्पोजिशन। ठीक है, 55% प्लाज्मा है, 45% हमारे ब्लड कॉर्पसल्स हैं या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो जो फिल्ट्रेट हो रहा है ना, जो फिल्ट्रेशन के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा है। ठीक है, और प्लाज्मा के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन होता है। उसमें से भी सॉलिड पार्ट या फिर प्रोटीन को माइनस कर दो, ठीक है, और हमारे पास बचा या फिर लिक्विड ही बचा जिसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्ट रह गया सिर्फ। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट है ना, जो फिल्ट्रेशन के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है छन्नी के बाद, उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो ऊपर रह जाता है रिटेंशन करता है उसे रेटेंटेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट है इट इज़ इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। ठीक है, तो एक तो सॉलिड पार्ट्स हटा दो, प्लाज्मा है उसमें से भी हमने प्रोटीन हटा दिया तो बचा गया पानी, बचा मेजरली। ठीक है, तो जो यूरिन है वो हम लिक्विड फॉर्म में निकालते हैं क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो अगर टेक्निकल टर्म्स से बोलें तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स होता है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स। ठीक है, और ये चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं
कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो नेफ्रॉन के अंदर आया है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्रोटीन्स एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे से ये जो है हमारा ग्लोमेरुलर स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज, इसका फिल्ट्रेट है ना, इसको फिल्टर करने के बाद जो अंदर आया नेफ्रॉन के अंदर, उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं, ठीक है। तो बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। अब अमीनो एसिड होने से कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि अमीनो एसिड तो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के दौरान अमीनो एसिड सिंगुलर यूनिट है ना, ठीक है, बट जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं अमीनो एसिड, वो तो इससे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, इन स्लिट पोर्स के थ्रू, पोडोसाइट्स के बीच में जो है, बट जो बड़े प्रोटीन्स हैं वो पास नहीं कर सकते। इसीलिए अमीनो एसिड चांस है पास हो सकता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आ सकता है, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में प्रोटीन नहीं दे रखा और अमीनो एसिड दे रखा है, और ये सवाल आता भी है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या नहीं होता, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्लाज्मा होता है विदाउट प्रोटीन्स, ठीक है। तो आंसर जाएगा ब्लड विदाउट प्लाज्मा एंड अमीनो एसिड्स। ब्लड विदाउट ब्लड कॉर्पसल्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। क्या बचा? सिर्फ प्लाज्मा और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो 1200 ml पर मिनट है, ठीक है। एनसीईआरटी में 11 से 1200 ml पर मिनट दे रखा है, जिससे हमने रेजिडुअल वॉल्यूम से कंपेयर किया याद रखने के तरीके से, कि जितना वॉल्यूम लंग के अंदर यू पड़ा हुआ था बस ऐसे ही रेजिडुअल था, वो हमारे किडनी में चला गया, ठीक है। तो अब जो ब्लड है उसमें 45% तो ब्लड कॉर्पसल्स से 55% प्लाज्मा है। तो ये तो ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो हो गया। अब रीनल अगर प्लाज्मा फ्लो की बात करें तो फिर इसका 55% निकाल लो, तो 650 ml आ गया। अब ये वो प्लाज्मा है जो इन ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस 650 ml प्लाज्मा में से, ठीक है, 125 ml प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन के बोमेस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब रीनल ब्लड फ्लो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो प्लाज्मा है वो 650 ml है, बाकी सब ब्लड कॉर्पसल्स हैं। ब्लड कॉर्पसल्स नहीं पास करते, प्रोटीन भी पास नहीं करता, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे दे रखा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स, ठीक है, ये बिल्कुल पास नहीं करते इससे, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 125 ml पर मिनट आ जाएगा। इट इज़ इक्वल टू GFR, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 11 से 1200 ml ब्लड किडनी के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसमें से भी 650 ml प्लाज्मा है, ठीक है, और उस प्लाज्मा का भी एक स्मॉल पोर्शन है, जो कि अब सारा प्लाज्मा तो हो नहीं सकता फिल्टर एक टर्न में, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट यहाँ पर अंदर घुस जाता है नेफ्रॉन के, और बाकी इफेरेंट आर्टीरियल से ही फ्लो करता है, विच इज़ इक्वल टू 525 ml पर मिनट प्लाज्मा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 650 ml आ जाएगा। अब ये जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, ठीक है, और इसमें भी आगे हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से ये भी फिल्टर हो जाता है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आता जाएगा ब्लड, अब आएगा पहले पीसीटी में, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो इसी यूनिट में हो गया, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन, अब फिल्ट्रेशन के दौरान जो प्रोटीन्स चले गए थे और जो ऑर्गेनिक पार्ट चला गया था उसे हमें वापस लेना है, ठीक है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सोडियम, पोटेशियम आयन, ये सारे के सारे एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, डैश रीएब्जॉर्ब इन विच फॉर्म, ठीक है। तो एक्टिवली
वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, जैसे कोई सा भी नेगेटिवली चार्ज आयन हो, जैसे Cl- हो गया, HCO3- हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस पैसिवली ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं दे रखा तो। और जो वाटर है, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो जो जितने भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड हैं, इनका जो साइज़ है वो आयंस के कंपैरिजन में बड़ा है, तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा इनका। और पॉजिटिव आयंस का भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, नेगेटिव आयंस का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा या फिर डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और वाटर का और ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, अब फिर आते हैं हम लूप ऑफ हेनले पे। तो लूप ऑफ हेनले का जो मेन काम है ना, वो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो नीचे की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। इसे ऐसे कंपेयर करो कि जैसे हमने कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करी, तो जैसे HCl और NaCl को हमने, NaOH को हमने कंबाइन करा, तो NaCl का सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो जो सॉल्ट है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल हो जाएगा ना। कंपैरिजन बता रहा हूँ सिर्फ, या ये कोई तरीका वो नहीं है कि ऐसा ही होता है, ये सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि नीचे सॉल्ट पड़ा हुआ है। तो इसको भी ऐसे याद रखो, ये भी तो एक टेस्ट ट्यूब की तरह ही है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो नीचे जाते टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करें, NaCl को बाहर निकालें या फिर वाटर को बाहर निकालें। ठीक है, तो वाटर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तभी तो नीचे जाते जाते वाटर का अमाउंट कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन वापस कम होनी चाहिए। तो NaCl को बाहर निकालें या वाटर को बाहर निकालें, तो तब NaCl को बाहर निकालेंगे। याद रखना कि लूप ऑफ हेनले से बाहर ही जाएंगी चीज़ें। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब बात आती है सिक्रीशन की। ठीक है, ये भी एक टाइप से रीअब्जॉर्प्शन ही है। बट एक चीज़ याद रखना कि ये जो अभी हमने ऊपर बात करी थी, ये सब सब्सटेंसेस, ये सब के सब हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन से निकल कर, PCT से निकल कर हमारा ये इसके अंदर जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। बट जो हमारे ये होते हैं लूप ऑफ हेनले के पास पैसेज के टाइम पर, H2O और NaCl, ये सब के सब जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना इस लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा के बीच में, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसमें आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ हमें बड़े ध्यान रखनी है कि जो PCT का टाइम रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो तो ब्लड में ही जाता है, बट जो लूप ऑफ हेनले के टाइम हो रहा है ये रीअब्जॉर्प्शन ही है। बट जो सब्सटेंसेस निकल रहे हैं बाहर, ये ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्टली नहीं जाते, ये पहले बाहर आते हैं। इनका बाहर आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे ताकि जो कंसंट्रेशन है ना इसकी वो मेंटेन रहे। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी तो खैर नीचे जाने पर बढ़ रही है, वो हम ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है लूप ऑफ हेनले के अंदर। बट जो सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं ये इन ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जाते, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाते हैं, या फिर बोला जाए मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले मेडुला में है और इंटरस्टिशियम मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब जैसे ऊपर जाते हैं वापस तो DCT में मर्ज होता है, तो Na का, सोडियम आयन का अगर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन तो मेजरली PCT में हो गया। ठीक है, एरिया वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होकर इस PCT में मेजर पोर्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काउंटर करंट मैकेनिज्म आगे देखेंगे। और जो DCT है, DCT के अंदर वैसे तो सिक्रीशन होता है, बट इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो सोडियम आयन की कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को करने के लिए एल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। एल्डोस्टेरॉन होता है यहाँ पे एक्चुअल में, एल नहीं होता, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एल्डोस्टेरॉन होता है, NE होता है, LE नहीं होता।
ठीक है। और वाटर के कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के लिए ADH रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्जाम में सीधा सवाल आ जाएगा, ठीक है, इसी टॉपिक से जो दे रखा है उसी में से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर हमारा वैसोप्रेसिन आंसर चला जाएगा, ठीक है। और वो ये भी पूछता है कि डायूरेसिस क्या होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ा रहा है ना, नेफ्रॉन से वापस खींच रहा है ब्लड के अंदर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होकर कहाँ जा रहा है, ब्लड वेसल के अंदर ही जा रहा है। तो पानी वापस जा रहा है तो BP बढ़ जाएगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन BP बढ़ा रहा है, तो डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, BP कम कर देगा, ब्लड के अंदर पानी फिर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम कर देगा, तो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देगा, क्योंकि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सब था। अब इसके बाद आता है सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन के टाइम पर क्या था, एब्जॉर्प्शन के टाइम पर नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में जा रहा था। अब सिक्रीशन के टाइम पर क्या होगा, ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर जो वेस्ट है हमारा, या फिर बोला जाए यूजलेस सब्सटेंसेस हैं, वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल जा रही थी, तो ब्लड वेसल से नेफ्रॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा H+, K+ और NH3। ये जो सिक्रीशन है ना, ये लूप ऑफ हेनले को छोड़कर हमारे जो जैसे PCT है, DCT है, हर पार्ट में होता है नेफ्रॉन के, ठीक है। यहाँ तक कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी होता है ये सिक्रीशन, सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसके अंदर H+, K+, NH3 ब्लड से निकल के नेफ्रॉन के अंदर चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी होता है, PCT के अंदर भी होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे DCT के अंदर भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर किडनी हमारी है ना, वो यूरिया को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा क्यों होता है कि वो यूरिया को ऑब्जर्व कर लेती है, ये ना NCERT में लिखा हुआ है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा जाने लग जाएगा तो वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसे ना, ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, इसका जो कंसंट्रेशन या फिर आयनिक बैलेंस है, उसे मेंटेन कर रखना है। क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है, NaCl बाहर जा रहा है, तो जो यहाँ का हमारे पास कंसंट्रेशन होगी ना, वो इस तरह से होनी चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली पैसिवली हो जाए, है ना। तो यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता रहता है कंडीशन, वो इतने डेप्थ पे नहीं जाना हमने, बस मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन रखने के लिए। अब एक ही हमारे पास BCO पे तो हमने पहले ही पिछले वाले चैप्टर में देख लिया था। अब एक टर्म आती है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो जब ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड को 3 मेम्ब्रेन्स क्रॉस करनी होती हैं, ठीक है। तो वो क्रॉस तभी कर पाएगा जब उससे पीछे से पुल लग रहा होगा, पुश लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जो फ्लूइड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो एफेरेंट आर्टीरियोल है और इफेरेंट आर्टीरियोल है, इनका डायमीटर अलग अलग होता है। इनके डायमीटर अलग होने की वजह से इस रीजन में एक प्रेशर जनरेट होता है, जो कि ब्लड को पुश कर कर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवा देता है, ठीक है। उसी प्रेशर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, ये हमारा ग्लोमेरुलस के अंदर लगता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टीरियोल। अब एफेरेंट जो आर्टीरियल है उसका डायमीटर ज़्यादा है, और जो इफेरेंट आर्टीरियल है उसका डायमीटर कम है। इतना डेप्थ में NCERT में नहीं दे रखा, यहाँ तक कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में भी दे रखा, बस ये बता दिया है क्योंकि सवाल आ गया कि अगर जैसे बताओ कि एफेरेंट आर्टीरियल और इफेरेंट आर्टीरियल का डायमीटर अलग होता है, सेम होता है, तो अलग होता है। और जो एफेरेंट आर्टीरियल है उसका डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इफेरेंट आर्टीरियल, ठीक है। और ये जो सिक्रीशन है, इसका मेन जो काम है वो है मेंटेन एसिड बैलेंस एंड आयनिक बैलेंस, एसिड बेस एंड आयनिक बैलेंस, क्योंकि H+, K+, NH3, ठीक है, इन सब का ये सिक्रीशन करता है। इतना डेप्थ में नहीं पूछ सकता हूँ, बस यही। और ये बात याद रखनी है कि सिक्रीशन हर पार्ट में होता है एक्सेप्ट फॉर लूप ऑफ हेनले। अब एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली होता है, तो एक्टिवली हो सकता है। अब जो ग्लूकोज हमारा
गट के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है वो पैसिवली होता है, पैसिवली भी हो सकता है। और कई जगह पे बॉडी की जहाँ पर ग्लूकोज की डिमांड है, ठीक है, या फिर स्टोरेज करवाना है, जैसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवाना है। अब ग्लूकोज एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, तो ग्लाइकोजन ऑलरेडी मान लो शरीर में पड़ा हुआ है, तो उसको भी स्टोर कराना पड़ेगा, तो फैसिलिटेटेड हमारा हो जाएगा और वो एक्टिवली भी होगा। तो अगर लिखा हुआ आ गया कि ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब, तो हर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवली, पैसिवली और फैसिलिटेटेडली, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सिर्फ याद नहीं रखना कि एक्टिवली होता है, बट पैसिवली भी होता है और फैसिलिटेटेड भी होता है, ठीक है।